नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज के अभ्यास सीरीज के करंट अफेयर्स MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 28 मई को आयोजित होने वाला है और इसकी तैयारी हर रोज हो सके इसके लिए अभ्यास सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है। करंट अफेयर्स यानी दैनिक चर्चाओं में जो भी विषय रहते हैं उनको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कैलिब्रेट करके उनसे क्वेश्चंस फॉर्म करके हिंदी कंटेंट के रूप में हम आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और प्रीलिम्स में अपनी एक्यूरेसी को जो है वो बढ़ा सके। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्क्रैमजेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम की तकनीक पर आधारित काम करता है। इसरो द्वारा डिजाइन किया गया स्क्रैमजेट इंजन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में और वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करता है। यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो हमसे पूछा है गलत कौन सा है। हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ न तो एक न ही दो, यानी कोई सा भी कथन जो है वो हमारा गलत नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में और जानते हैं। वायु प्रश्वास प्रणोदन प्रणाली की प्राप्ति की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन 28 अगस्त 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ये इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है, यानी जो हमारी भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इनके द्वारा डिजाइन किया गया स्क्रैमजेट इंजन है। ये इंजन है, इसकी क्या विशेषता है कि ये इंजन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है, यानी H2 को, और जो वायुमंडलीय जो हवा है, हवा के अंदर क्या होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करता है और इस प्रकार से O2 और H2 से यहाँ पर H2O बनता है, यानी इससे जो इंजन से जो धुआं निकलती है वो वाष्प के रूप में निकलती है। वाष्प यानी एक तरीके से जो हमारा पानी है वो वाष्प के रूप में यहाँ से उत्सर्जित होता है। तो किसी भी प्रकार का जो है वो प्रदूषण भी इस जो इंजन है इससे नहीं होता है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी जो है वो खासियत है स्क्रैमजेट इंजन की। ठीक है, तो ये हमने इसके ईंधन के बारे में जाना। चलिए हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह किसी देश या संप्रभु इकाई की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है। ये निवेशकों को किसी देश के ऋण में निवेश करने से जुड़े जोखिम के स्तर की जानकारी प्रदान कर सकता है। यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जो संप्रभु क्रेडिट रेटिंग होती है जिसे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, ये किसी भी देश या संप्रभु इकाई की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है। यानी इस देश में अगर क्रेडिट रेटिंग देखी जाए, अगर क्रेडिट रेटिंग जो है वो, अगर हम उसे रेटिंग बोले, अगर रेटिंग हाई है इसका मतलब है कि यहाँ से आप जो है वो इनको लोन दे सकते हैं। यानी जो देश होते हैं, कोई भी देश होता है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी से भी लोन लेता है, तो वो जो लोन लेते हैं वो लोन जो है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो डिसाइड करती है। जैसे अभी भारत है, उसको फिंच और ये जितनी भी हैं दूसरी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने भारत को अभी BA++ शायद ये वाली रेटिंग दे रखी है। तो ये जो है इसको बिल्कुल निचले स्तर से एक स्तर ऊपर पे रख रखा है। तो ये एक तरीके से इनका कुछ इनके पैरामीटर्स होते हैं जिससे ये भारत को इस तरीके की रैंकिंग इन्होंने दे रखी है। तो अभी तो भारत थोड़ा सा पॉजिटिव के पास और नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरीके से जैसे अगर हम देखें, जैसे अभी श्रीलंका है तो वहां पे अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, तो वहां की जो रेटिंग है वो बहुत नीचे होगी, यानी ये देश वापस अपनी
जो है लोन को चुका नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये देशों की क्रेडिट रेटिंग होती है। तो ये एक स्वतंत्र मूल्यांकन है। सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को किसी भी राजनीतिक जोखिम सहित अन्य किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर की जानकारी देती है। यानी कोई भी देश है उसमें जो निवेशक है, अगर जैसे भारत में कोई दूसरा देश है जैसे यूएस है, तो यूएस अगर इन्वेस्ट करेगा तो पहले वो रेटिंग देखेगा कि रेटिंग कैसी है, उसके बाद ही यूएस का निवेशक भारत में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा या निवेश करेगा। तो इस प्रकार से सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर की जानकारी दे सकती है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हुआ भारत। हमारा देश भारत ही NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। NVS-01 सैटेलाइट को इसरो द्वारा 29 मई को लॉन्च किया जाएगा। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसे GSLV MK2 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। GSLV MK2 क्या है? ये हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी जहां से जैसे कोई एक व्हीकल होता है जहां से सैटेलाइट को है जो ऊपर अंतरिक्ष कक्षा में छोड़ा जाता है, तो इस व्हीकल का नाम है GSLV MK2। तो उससे इस जो सैटेलाइट है NVS-01 इसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य 7 उपग्रह वाले नेविगेशन समूह नेविक को बढ़ाना है। तो नेविक जो भारत का, जैसे अभी हम गूगल मैप यूज करते हैं, तो गूगल मैप जो है वो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन जो नक्शा दिखाता है। तो भारत अपना खुद का एक ये ऐसा ही नेविगेशन बना रहा है जिसका नाम है नेविक। तो ये जो नेविक है इसके लिए ये NVS सैटेलाइट को जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे NV इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। NVS-01 उपग्रह तारामंडल एक अन्य उपग्रह IRNS-1G की नौवहन क्षमताओं को प्रतिस्थापित जो है वो यहाँ पर करेगा। तो इस प्रकार से हमने NVS-01 के बारे में जाना। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स MAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है। ये अधिरचना और बिजली प्रक्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र, एंजल फंडों के अतिरिक्त सभी कंपनियों पर लागू होता है। यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। हमारा पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प B। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में जानते हैं। कंपनी के बुक प्रॉफिट पर MAT लगाया जाता है। इस प्रकार ये आयकर नहीं बल्कि निगम कर से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ था कंपनी को विवश किया जाता है आयकर के लिए, जबकि ये प्रॉफिट पर लगाया जाता है तो ये निगम कर है, ना कि आयकर। ये अधिरचना एवं बिजली प्रक्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र, एंजल फंडों के अतिरिक्त सभी कंपनियों पर लागू होता है। इस प्रकार कथन 2 हमारा सही है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। अधिनियम में यह अनिवार्य है कि कम से कम 10 कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल में एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए। अधिनियम में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर नियोक्ता को सजा का प्रावधान नहीं है। हमसे यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन तो सही मान पड़ता है, लेकिन ये जो तीसरा कथन है इसमें बड़ा डाउट आता है कि जो दोषी पाया गया है यौन उत्पीड़न का उसको भी सजा का प्रावधान क्यों नहीं है। तो ये इस तरीके से अगर आप कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो जरूर याद आएगा कि ये वाला तो प्रोविजन वहां पे जो है वो अलग दे रखा था। इस प्रकार से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया। हम तीसरे को जैसे ही यहाँ से डिलीट करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है विकल्प A। तो ये हमने एलिमिनेशन और गैस वर्क से इस क्वेश्चन को सही किया। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम एवं निषेध और निवारण अधिनियम 2013 सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों के सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। इस प्रकार कथन एक सही है। अधिनियम में यह अनिवार्य है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल में एक आंतरिक कार्य शिकायत समिति होनी चाहिए। इस प्रकार कथन 2 हमारा सही है। अधिनियम में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर नियोक्ता को सजा का प्रावधान है। सजा आर्थिक जुर्माने से लेकर व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस या पंजीकरण रद्द करने तक हो सकती है। इस प्रकार से हमारा कथन 3 जो है वो गलत हो गया, क्योंकि सजा भी होगी, साथ ही साथ जो व्यवसाय चला रहा है उसका लाइसेंस भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। चलिए, आज की हमारी अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।